हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केवीएस टीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम में लगी हुई पुस्तक क्षितिज भाग 1 के ऊपर, जिसे कि आपको 9वीं क्लास में पढ़ना है। और इस पुस्तक को हमने पढ़कर कुछ शॉर्ट नोट्स तैयार किया हुआ है। और मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि कम समय में आप अधिक से अधिक जानकारी हासिल कर पाएँ। तो क्षितिज भाग 1 की तरह ही हमने पिछले कई वीडियो लेक्चर में कई पुस्तकों पर विचार किया है। आप लोग जरूर जाकर समय निकाल कर उनको देखिए। आपको पूरी उम्मीद और आशा के साथ कह सकता हूं कि ये सारे वीडियोज अच्छी लगेंगी। क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड पर हम विचार करेंगे। और आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी में जितनी भी किताबें लगी हैं सब गद्य और पद्य दोनों खंडों में बटी हुई हैं। तो पहले हम गद्य खंड में बात करेंगे कि कुल कितने चैप्टर हैं और उन चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना है और वे चैप्टर किन विधाओं में है। तो गद्य खंड में जब आप देखेंगे तो पहला चैप्टर है प्रेमचंद का, जो कि कहानी विधा में है, दो बैलों की कथा। दूसरा चैप्टर है लहासा की ओर, जिसके लेखक हैं राहुल साकृत्यायन और यह यात्रा वृत्त है। तीसरा चैप्टर है उपभोक्तावाद की संस्कृति, जो कि निबंध है, इसके लेखक हैं श्यामा चरण दुबे। चौथा चैप्टर है सावले सपनों की याद, जो कि संस्मरण है और इसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। पांचवा चैप्टर है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, जो कि रिपोर्टाज विधा में है और इसकी लेखिका हैं चपला देवी। छठा चैप्टर है प्रेमचंद के फटे जूते, जो कि व्यंग्यात्मक निबंध के तौर पर है और इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। सातवां चैप्टर है मेरे बचपन के दिन, जो कि संस्मरण विधा में है और इसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। आठवां चैप्टर है एक कुत्ता और एक मैना, जो कि ललित निबंध है और इसके निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपने देखा कि जिन 8 चैप्टर्स के बारे में हमने आप सभी के सामने बातचीत किया, उसमें से कई ऐसे लेखक हैं जिनको कि आप पहले भी एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ा होगा और उनसे भली भांति अब परिचित हुए होंगे। और इन 8 चैप्टर में आपको 2-3 लेखक कॉमन दिखाई पड़ रहे होंगे। तो इसलिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, बस धैर्य के साथ, एकाग्रता के साथ लगातार तैयारी करते रहना है और उन की पॉइंट्स को देखना है जिनको कि आप परीक्षा के समय ध्यान में रखें और गलत न करें। तो यहाँ पर आपने देख लिया। अब इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे और कुछ की पॉइंट्स पर बात करेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यदि आपने क्षितिज भाग 1 गद्य खंड पढ़ लिया होगा तो निश्चित तौर पर आपका ये रिवीजन होगा। जब आप किताब खोलेंगे एनसीईआरटी की तो एक जगह आपको कुछ कोटेशन दिखाई पड़ेंगे और एक कोटेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। इन कथनों को बिल्कुल ध्यान में रखिए। कथन है गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ये कथन कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। अगर आप सिंसियरली तैयारी कर रहे होंगे तो पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो एक दो जगह जरूर ये सवाल आया हुआ है। गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ये कथन है। अगला कथन है यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। तो ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का है और इस कथन को इस दृष्टि से भी ध्यान में रखना है। कई बार ये जो पहला वाक्य है यही परीक्षाओं में आ जाता है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। और कई बार तो इतना ही दूर आ जाता है निबंध गद्य की कसौटी है, किसका कथन है। तो जैसे भी घुमा फिरा कर आए आप ध्यान में रखिए कि रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। आगे बात करते हैं जो कि प्रेमचंद का कथन है कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। तो प्रेमचंद देखिए कथाकार होने के साथ साथ इनके कथन भी काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसको ध्यान में रखिए कि किसने कहा कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही
लेखक का उद्देश्य रहता है, चरित्र के माध्यम से, शैली के माध्यम से, कथा विन्यास के माध्यम से, सबका एक ही उद्देश्य रहता है कि जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित किया जाए। इसी में एक कथन दिया गया है रैल्फ फॉक्स का। उनका कथन है कि अच्छा गद्य लिखने की कला चीजों को उनके सही नाम से पुकारने की कला है। तो रैल्फ फॉक्स के कथन को आप याद रख सकते हैं। लेकिन ऊपर के ये जो तीनों कथन दिए गए ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने पढ़ते समय जरूर ध्यान में रखा होगा, जिन लोगों ने नहीं रखा है वो भी इसको ध्यान में रखें, ताकि जब दोबारा आप किताब को पढ़ें या फिर पढ़ने का मौका मिले तो आप मेरी बातों को एकदम से ध्यान में रखें। आगे बात करते हैं हम चैप्टर वाइज। जैसा कि हमने बताया कि पहला चैप्टर प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, दो बैलों की कथा। तो प्रेमचंद के बारे में इससे पहले भी आप जब केवीएस पीजीटी का लेक्चर देखे होंगे जिसमें नमक का दारोगा पर हमने विचार किया था, तो वहां पर सेम टू सेम यही परिचय दिया गया था। इसलिए ये परिचय बार बार दोहराया जा रहा है क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। तो जो भी क्वेश्चन बनेंगे एनसीईआरटी की बुक से ही बनेंगे। तो इसलिए आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि कम से कम एनसीईआरटी में जो चीज दिया गया है वो आप न छोड़ें। बाकी तो पढ़ने के लिए तमाम आलोचनात्मक किताबें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पता चला कि आप एनसीईआरटी ही नहीं पढ़े और वहीं से सवाल आ गया तो फिर आप मुश्किल में फंस जाएंगे और पश्चाताप के अलावा कोई चीज नहीं बचेगी। तो प्रेमचंद पर हम झटके से यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या उनके लिए खास है। पहला तो है कि प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था, तो इसको जरूर ध्यान में रखिए। धनपत राय, 1880, बनारस, लमही। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इनका देहांत हो गया। तो ये मोटी मोटी चीजें थी जो कि प्रेमचंद के बारे में आप सभी को जानना चाहिए। वैसे आप एक चीज और ध्यान में रखिए कि इन्होंने 300 कहानियां लिखी। मानसरोवर नाम से इनका जो कहानियों का संग्रह है 8 भागों में संकलित किया गया है, इसको भी ध्यान में आपको रखना है। मानसरोवर के 8 भाग संकलित हैं। उपन्यासों की बात करें तो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। और जैसे ही मैंने इन उपन्यासों का नाम लिया आपके दिमाग में तुरंत इनके प्रकाशन वर्ष छपने शुरू हो गए होंगे। नहीं छप रहे होंगे तो जरूर इसको अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि हर एक चीज लिख कर नहीं बताई जा सकती, स्पेस छोड़कर चलना चाहिए। आगे कुछ पत्रिकाओं का संपादन प्रेमचंद ने किया था, जिसमें हंस, जागरण और माधुरी नाम की पत्रिकाएं प्रमुख हैं। ये हंस वही है जिसका कि बाद में पुनर्प्रकाशन किया गया राजेंद्र यादव द्वारा। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध और अन्य प्रकार के गद्य लेखन में भी इन्होंने लेखनी चलाया, जिसमें कि हमने इनके 3 नाटकों के बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, तो उसको ध्यान में रखिए आप सभी। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसी अभिव्यक्ति को उनके कथा साहित्य में स्थान मिला है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय रहे। तो ये ध्यान में रखिए कि बदलते हुए पैटर्न पर प्रेमचंद के ऊपर जो भी तथ्यात्मक जानकारियां हैं वो तो आपके दिमाग में होनी चाहिए, लेकिन जो प्रवृत्ति मूलक जानकारियां हैं कि उनकी रचनाएं किन किन चीजों पर आधारित थी, किसानों के जीवन पर, मजदूरों के जीवन पर, दलितों के जीवन पर, स्त्रियों पर उन्होंने खूब लिखा और उनका समय पूरा स्वाधीनता आंदोलन का था। तो उनके रचनाओं में स्वाधीनता आंदोलन का भी रूप दिखाई पड़ता है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखिए ताकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा कर भी आए तो आप वहां पर गलती न करें। आगे बात करते हैं तो प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है, जिसकी की चर्चा हम पीछे कर चुके हैं कि किसानों पर लिखे, मजदूरों पर, दलितों पर, स्त्रियों पर, स्वाधीनता आंदोलन पर भी उन्होंने लिखा। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो उनके कथा साहित्य में मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है, जिसमें कि आपने पूस की रात नाम की कहानी पढ़ी होगी। पूस की रात लगभग ये सभी महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में रहता ही है।
इसके अतिरिक्त दो बैलों की कथा, ठीक है, ये जो है ये सब पशु पक्षियों को ध्यान में रखकर उन्होंने लिखा है। और भी कई कहानियां हैं, जैसा कि मैंने बताया कि कुल 300 कहानियां लिखी हैं, तो हर तीसरी चौथी कहानी में आप पशु पक्षियों को आधार बनाकर लिखी गई कहानी प्रेमचंद का देख सकते हैं। और इन कहानियों में बड़ी सी बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता रही है कि वो बड़ी से बड़ी बात को बहुत सरल भाषा में आराम से सीधे कह देते हैं। उनकी एक खास विशेषता है। और उनकी अगली विशेषता है कि उनकी भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार होती है। जब आप कहानियां पढ़ेंगे या उपन्यास पढ़ेंगे तो वहां पर इस चीज को आप महसूस करेंगे कि उनकी भाषा बहुत सरल है, सजीव है और कई बार मुहावरों का खूब प्रयोग करते हैं, यहाँ तक कि लोकोक्तियां भी मिलती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जब किसी भी लेखक के रचना कर्म में मुहावरे और लोकोक्तियां मिले तो मानकर चलिए कि वो लेखक जमीन से जुड़ा हुआ है। और आगे है कि लोक प्रचलित शब्दों का भी उन्होंने कुशलता पूर्वक प्रयोग किया है। तो ये तो अभी प्रेमचंद की जो विशेषताएं हैं उन पर हम बातचीत कर रहे हैं, उनके कथा साहित्य की विशेषताओं पर बातचीत कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे आपके पाठ्यक्रम में दो बैलों की कथा नाम की कहानी लगी हुई है। कथा शब्द इसमें है और मैंने शुरू में ही बताया कि ये कहानी विधा है। और बचपन की कक्षाओं में जो भी यूपी बोर्ड से बच्चे पढ़े होंगे और सरकारी कॉलेज में पढ़े होंगे, स्कूल में पढ़े होंगे, तो वो जरूर इस कहानी को पढ़े होंगे, दो बैलों की कथा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि बैलों को केंद्र में रखा गया है और इसके माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। तो ये मेन थीम है कि दो बैलों की कथा, कृषक समाज और पशुओं के जो भावात्मक इमोशनल संबंध हैं उनका वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। दो बैल जो हैं हीरा और मोती, जिसकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे, वो एक तरीके से स्वतंत्रता के प्रतीक हैं, सेनानी के प्रतीक हैं, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में है। भले वो पशुओं के रूप में प्रेमचंद ने यहाँ पर प्रयोग किया है उनका, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी स्वाधीनता सेनानी की तरह ही हैं। और उन्होंने अपने संघर्ष के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि स्वतंत्रता या आजादी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। आप लोगों के लिए भी ये प्रेरणा स्रोत है कि चयन आसानी से नहीं होता है, बल्कि उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए नोट्स बनाना पड़ता है, उसके लिए लंबी लंबी वीडियो को सुनना पड़ता है, समय देना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। यानी कि पहले पंचतंत्र और हितोपदेश जो ग्रंथ थे, जो रचनाएं थी, उसमें पशु पक्षियों को आधार बनाकर चीजें लिखी जाती थी। उसी कथा परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रेमचंद ने दो बैलों की कथा लिखी और उसको कृषक समाज और कृषक समाज जो भी पशुओं से लगाव रखता है उनके संबंधों का वर्णन किया है। अगर इसमें देखें कुछ मुख्य पात्रों की चर्चा, तो सबसे पहले जो नाम आता है वो है झूरी। नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी किसान का नाम हो सकता है। हीरा मोती, ये दो बैलों का नाम है। ठीक है, हीरा मोती। और जब आप कहानी पढ़ेंगे तो हीरा का जो स्वभाव है वो सहनशील है, लेकिन मोती जो है वो उद्दंड है और एग्रेसिव है। ये हमेशा चीजों को लेकर बहुत जल्दी से क्रोधित हो जाता है, लेकिन हीरा बार बार उसको समझाता है। और ये दोनों बैल आपस में मूक भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर आपने कहानी को गंभीरता से पढ़ा होगा तो बार बार प्रेमचंद लिखते हैं कि उन्होंने मूक भाषा में एक दूसरे से बातें की और फिर कोई निर्णय ले लिए। कई बार जो मोती है वो ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, उदंडता दिखाने लगता है, लेकिन हीरा जो है सहनशीलता दिखाता है। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है इनकी प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए कि हीरा कैसा है, तो उम्मीद है कि जो भी बच्चे इस वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो वो आराम से वहां पर सही जवाब दे पाएंगे। हीरा सहनशील है, मोती उद्दंड है। एक और पात्र का नाम आता है गोई। एक पात्र है गया, जो कि झूरी का साला है और वही बैलों को ले जाता है। गया की लड़की है भैरो, तो भैरो को ध्यान में रखिए। बीच में हीरा और मोती का एक सांड से युद्ध हो जाता है। हीरा और मोती मटर के खेत में चरते हुए पाए जाते हैं। फिर काजी हाउस में
1 सप्ताह तक बंद हो जाते हैं और उनको एक दढ़ियल आदमी से काफी दिक्कतें हैं, एलर्जी है। और ये कहानी जो है वो 5 खंडों में बटी हुई है। अगर आप कहानी देखेंगे दो बैलों की कथा जो कि एनसीईआरटी की किताब में लगी हुई है, तो उसमें कुल 5 खंडों में ये कहानी है। और बाकी जितने भी पात्रों का मैंने नाम लिया वो पात्र आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठ गए होंगे। हीरा और मोती दोनों किस स्वभाव के थे, कौन सहनशील था, कौन उदंड था, उसके बारे में आप जान गए होंगे। जो इसमें एक लड़की छोटी बच्ची का रोल आया हुआ है उसका नाम है भैरव, उसके पिताजी का क्या नाम है वो सब भी आपको समझ में आ गया होगा। मटर के खेत को ध्यान में रखिए। काजी हाउस में कितने दिन वो बंद रहते हैं, 1 सप्ताह तक बंद रहते हैं। तो ये छोटी छोटी तथ्यात्मक जानकारियां हैं जो कि बाद में आप जब इसको मेमोराइज करेंगे तो कथा या कहानी के रूप में आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। आगे कुछ कथनों पर हम बात करते हैं दो बैलों की कथा के ऊपर। प्रेमचंद लिखते हैं कि जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता है। बात बात में हम लोग भी अपने व्यवहारिक जीवन में किसी को भी गधा बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो बैलों की कथा में प्रेमचंद बड़ी मनोवैज्ञानिक तरीके से विचार कर रहे हैं कि गधा सचमुच में बेवकूफ है या वो सीधेपन या सहिष्णुता के कारण उसको इस पदवी को दे दिया गया है। आमतौर पर जो लोग सीधे साधे होते हैं ग्रामीण इलाके में उनको गधा आसानी से बोल दिया जाता है। तो इस कोटेशन को आप ध्यान में रखिए, अपने ध्यान में अगर घुमा फिरा कर भी आता है तो आप जरूर बता देंगे वहां पर। आगे का जो कथन है काफी महत्वपूर्ण है कि गायें सिंह मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो अनायासी सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। आमतौर पर गायें कई बार उनके मन में आता है तो मार देती, सिंहें चला देती हैं। हालांकि गाय को बहुत सीधा माना जाता है। ऊपर जैसे गधे को बहुत जो बेवकूफ होता है उसको गधा मान लिया जाता है, वैसे जो बहुत सीधा साधा रहता है उसको भी गाय मान लिया जाता है। और प्रेमचंद लिखते हैं कि सामान्य गायें तो सिंह मारती हैं, लेकिन अगर कोई गाय अभी हाल ही में नवजात शिशु को जन्म दिया हो, बछड़े को जन्म दिया हो, तो वो सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। अच्छा, इस लेक्चर को वो लोग ज्यादा समझ पाएंगे जो कि किसी न किसी रूप में ग्रामीण इलाके से जुड़े हुए हैं और गाय बछड़े को वो समझ पा रहे हैं, तब आराम से समझ पाएंगे कि कब वो सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। अगर गाय का नवजात शिशु है उसको आप अगर थोड़ा सा भी टच करने जाते हैं, छूने जाते हैं, तो वो बड़ी तेजी से हमला करने के लिए दौड़ जाती है। तो सिंघनी से तुलना की गई है यहाँ पर। आगे वो एक और जानवर के बारे में बात करते हैं कि कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। तो यहाँ पर देखिए बैल, दो बैलों की कथा में बैल के बारे में तुरंत प्रेमचंद नहीं बताते हैं, उसके पहले अन्य पशुओं के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में उन्होंने बताया। फिर उन्होंने क्लियर किया कि गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। आमतौर पर कई बार लोग किसी भी व्यक्ति को बैल भी बोल देते हैं जो कम दिमाग का होता है, जिसको थोड़ा सा गधा से ऊपर समझा जाता है, तो उसको बैल बोल दिया जाता है कि वो बैल बुद्धि। खैर, ये तो पशुओं के ऊपर इस तरीके से प्रतीकात्मक आरोप लगा दिए गए हैं, लेकिन सच्चाई आप सभी अच्छे से जान रहे होंगे। लेकिन इस कहानी में आप देख रहे हैं कि प्रेमचंद किस तरीके से परिभाषित कर रहे हैं एक एक पशु के स्वभाव के अनुसार। आगे वे लिखते हैं कि जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का प्रयोग करते हैं। अगर हम बछिया के ताऊ के रूप में बोले तो गधा क्या हो गया, चाचा हो गया, उसका ताऊ हो गया, क्योंकि वो बैल से जोड़कर यहाँ पर रिलेशन को रखा गया है। तो यहाँ पर जो आप रीजनिंग में रक्त संबंध के बारे में पढ़ते हैं, कुछ कुछ यहाँ पर वो भी लॉजिक लगाना है आपको, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कथन थे जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। बाकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, 5 खंडों में है, अगर आप अध्ययन कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। दूसरा जो चैप्टर है वो है राहुल साकृत्यायन द्वारा लिखा गया है, लहासा की ओर। तो सबसे पहले हम देखते हैं राहुल साकृत्यायन के बारे में। इनका जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था, ननिहाल गांव पंदहा में, जो कि आजमगढ़ में है, और इनका पैतृक गांव था कनैला। तो जो भी विद्यार्थी आजमगढ़ से जुड़े होंगे, अनायास ही वो राहुल साकृत्यायन से अपना
रिलेशन जोड़ सकते हैं और याद कर सकते हैं कि पंदहा कहाँ है और कनैला कहाँ है। राहुल साकृत्यायन का ननिहाल पंदहा में था और गांव जो था वो कनैला में था और दोनों ही आजमगढ़ में थे। अब जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कि राहुल साकृत्यायन का मूल नाम केदार पांडे था और ये खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि राहुल साकृत्यायन का वास्तविक नाम केदार पांडे था। राहुल साकृत्यायन की शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल साकृत्यायन हो गया। तो राहुल जो कि महात्मा बुद्ध के बेटे थे, वहीं से ये प्रभावित हो गए। हालांकि जब तक ये आजमगढ़ में थे इनका नाम केदार पांडे था, लेकिन जैसे ही सन 1930 ईस्वी में इन्होंने श्रीलंका में जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो इनका नाम हो गया राहुल साकृत्यायन। तो इन घटनाओं को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए, ये सब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बात करें राहुल साकृत्यायन के बारे में, तो राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे, इसीलिए उन्हें महापंडित कहा जाता था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक से एक आपको जानकारी मिल रही है। पहले तो राहुल साकृत्यायन का मूल नाम क्या रहा है, राहुल साकृत्यायन कब नाम पड़ा, और कई जगह किताबों में आप पढ़ते हैं महापंडित। ठीक है, तो महापंडित की उपाधि राहुल साकृत्यायन को दी गई, इसलिए दी गई कि वो केवल हिंदी और अंग्रेजी नहीं जानते थे, बल्कि इसके अतिरिक्त वो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी तमाम भाषाओं के जानकार थे, इसीलिए इनको महापंडित कहा गया। सन 1963 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी तथ्यों पर हमने विचार किया, आप हो सकता है कि खूब वन लाइनर किताबें पढ़ें, पढ़ते पढ़ते एकदम पक जाएं, खूब प्रैक्टिस करें, वहां पक जाएं, लेकिन देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव जानकारी कितनी आवश्यक है कि आपको बहुत ही आसानी से दिमाग में बैठ गया होगा कि केदार पांडे जिस व्यक्ति का नाम था केदार पांडे, वो राहुल साकृत्यायन कैसे बना, फिर महापंडित कैसे बना, ये धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ गया होगा। राहुल साकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। जो महत्वपूर्ण रचना उनकी है मेरी जीवन यात्रा, जो कि 6 भागों में है, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग में विभाजित है। इसके अतिरिक्त है दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, ओल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो इन कृतियों को ध्यान में रखिए और मेरी जीवन यात्रा कितने खंडों में बटी हुई है इसको भी ध्यान में रखिए। ओल्गा से गंगा जो कि न जाने कितनी बार पुराने परीक्षाओं में आ चुका है। इसके अतिरिक्त कुछ नई रचनाओं से भी आप परिचित हुए तो उनको भी अपने दिमाग में रखते जाइए। साहित्य के अलावा राहुल साकृत्यायन ने दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि अनेक विषयों पर काम किया और लगभग 150 पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। और आपको ध्यान होना चाहिए कि हिंदी का पहला कवि कौन होगा उस पर भी विचार राहुल साकृत्यायन ने ही किया था और इनकी एक खास पुस्तक रही है। और इन्होंने आदिकाल पर भी विचार करते हुए एक नाम दिया था। अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे, गंभीरता से पढ़ रहे होंगे, तो जरूर कमेंट्स कर कर बताएंगे कि राहुल साकृत्यायन ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा था। ठीक है, और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है हिंदी काव्य धारा। तो इसलिए आप जब भी किसी भी लेखक या रचना को पढ़िए तो पूरा कोरिलेट कर कर पढ़िए, तब आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। आप चाहें तो खूब प्रैक्टिस देंगे जब आपका बेस मजबूत रहेगा। तो आगे बात करें तो यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का तो स्थान महत्वपूर्ण है ही, इसीलिए उनको घुमक्कड़ी का शास्त्र कहा जाता है। घुमक्कड़ी अथा तो घुमक्कड़ भी कहा जाता है और घुमक्कड़ी का शास्त्र इन्होंने रचा था। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है और राहुल साकृत्यायन ने इसका पूरा उपयोग अपने साहित्यिक रचना कर्म में किया। अब जो चैप्टर आपके सिलेबस में लगा हुआ है लहासा की ओर, ये राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। जब मैं राहुल जी बोल रहा हूँ
तो आप राहुल गांधी नहीं समझेंगे, वहां पर राहुल साकृत्यायन का नाम आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि इस समय यात्राएं भी चल रही हैं। तो लहासा की ओर जो यात्रा है वो राहुल साकृत्यायन जब तिब्बत की यात्रा पर निकले थे, पहली बार निकले थे, तो 1929 से 1930 में नेपाल के रास्ते उन्होंने यात्रा की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसीलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राहुल साकृत्यायन लहासा की ओर तो निकले थे, लेकिन भिखमंगे के वेश में निकले थे, यानी कि सामान्य व्यक्ति जाता तो उसको यात्रा करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन भिखमंगा भिखारी इत्यादियों को थी, इसलिए उन्होंने छद्म वेश धारण किया। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिए, हो सकता है कि परीक्षा में आ जाए कि किस रूप में वे गए थे। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन किया है। उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में इसका वर्णन किया है। ये इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। लेखक को यात्रा के दौरान मिला मंगोल भिक्षु जिसका नाम लोब्जन शेख था, इसका अर्थ है सुमति प्रज्ञ। तो इसका नाम आप सुमति प्रज्ञ नाम से याद कर सकते हैं, या फिर सुमति नाम से याद कर सकते हैं कि वो लहासा की ओर में एक पात्र के रूप में है जिसका नाम है सुमति। वो क्या है? मंगोल भिक्षुक है। मंगोलिया का नाम आपने सुना होगा, वहीं का रहने वाला है ये, और राहुल साकृत्यायन से मिला है। ठीक है, अगला जो चैप्टर है वो है श्यामा चरण दुबे द्वारा लिखा गया उपभोक्तावाद पर आधारित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं श्यामा चरण दुबे के बारे में। श्यामा चरण दुबे जिनका जन्म 1922 में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ था, जो कि बुंदेलखंड के क्षेत्र में है। और श्यामा चरण दुबे ने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं और इन्होंने समाज को केंद्र में रखते हुए कई किताबें लिखी हैं, जिसमें एक ग्रामीण समाज पर इनकी किताब मुझे पढ़ने का मौका मिला, क्योंकि जब मैं मार्कंडेय की कहानियों में काम कर रहा था, एमफिल कर रहा था, तो उस समय इस किताब को मुझे पढ़ने का मौका मिला था, जो कि एनबीटी से प्रकाशित है। तो ये वही श्यामा चरण दुबे हैं। जब भी समाज शास्त्रियों की चर्चा की जाएगी तो उसमें श्यामा चरण दुबे का नाम जरूर लिया जाएगा, तो इसको ध्यान में रखिए, समाजशास्त्र से रिलेटेड। सन 1996 ईस्वी में इनका निधन हो गया। और जो चैप्टर आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है उस पर हम बात करते हैं थोड़ा सा, और श्यामा चरण दुबे के बारे में बात करें तो मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। और प्रोफेसर दुबे यानी श्यामा चरण दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया और कई संस्थानों के ये निदेशक के पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहत समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। जो निबंध लगा हुआ है वह है उपभोक्तावाद की संस्कृति, जिसमें बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत किया गया है। इसके पहले एक चैप्टर आपने और पढ़ा होगा जैनेन्द्र कुमार का, जिस चैप्टर का नाम था बाजार दर्शन। ठीक है, आप लोगों को याद आ गया होगा कि मैं किस किताब की बात कर रहा हूं। ठीक है, आरोह भाग 2 के अंतर्गत हमने शायद इस पर बात किया था कि बाजार दर्शन को लेकर जैनेन्द्र कुमार ने लिखा, और यहाँ पर श्यामा चरण दुबे ने भी लिखा उपभोक्तावाद की संस्कृति। इसमें बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकताओं को प्रस्तुत किया गया है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है, यानी कि हम जो बाहरी सौंदर्य है उसके चक्कर में फंस जा रहे हैं और आंतरिक सौंदर्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो कि गुणवत्ता है। ठीक वैसे ही जैसे आप YouTube चैनल पर देख रहे होंगे तो तमाम लोग हैं जो कि अपने विज्ञापन की चमक दमक से आप सभी को आकर्षित करते हैं, लेकिन गुणवत्ता कैसी है वो आप सब खुद समझ रहे होंगे। तो कहीं न कहीं उपभोक्तावाद की संस्कृति जो श्यामा चरण दुबे ने बताने का प्रयास किया है कि हम विज्ञापन की गिरफ्त में कैसे हैं। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी
ललचाई निगाहों से देखते हैं। मतलब कि अमीर और गरीब, उनके बारे में भी चर्चा की जा रही है कि जो गरीब हैं वो अमीरों को देखकर उनके जो प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली है, दिखावटी जीवन शैली है, उसको देखकर ये भी चाहते हैं कि काश हम भी वैसे होते, काश हमारे पास भी आईफोन होता, काश हमारे पास भी 4 व्हीलर होता, तमाम चीजें। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध आप ध्यान में रखिए कि श्यामाचरण दुबे ने उसमें किन किन चीजों के बारे में बात की है। अगला जो चैप्टर है वो है जाबिर हुसैन द्वारा लिखा गया है और ये थोड़ा सा डायरी विधा में है जो कि रिपोर्टाज में है। शुरू में हमने बताया सलीम जो वैज्ञानिक थे उनके ऊपर है, तो शुरू में हम थोड़ा देख लेते हैं जाबिर हुसैन के बारे में। जाबिर हुसैन जिनका जन्म 1945 में हुआ था, नवनही राजगीर नालंदा बिहार में। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री भी बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। ये तो कंटिन्यू में रख दिया है, बस आपको ध्यान में रखना है कि जाबिर हुसैन 1945 में जन्म लिए, बिहार के थे और ये नेता भी थे और अध्यापक। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार रखते थे और लिखते भी थे। इनकी कुछ रचनाएं हैं, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी। ठीक है। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियां बहुत चर्चित रही हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में बहुत नए नए प्रयोग भी किए हैं और इनकी प्रस्तुति शैली और शिल्प में भी क्या है, नवीनता है। जो चैप्टर लगा हुआ है वो है सांवले सपनों की याद, सांवले सपनों की याद, जो कि जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का नाम आप लोगों ने सुना होगा और यहाँ पर देखिए बताया भी जा रहा है कि पक्षी विज्ञानी के तौर पर जाने जाते हैं, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से याद करके रखे रहिए आप लोग। और जाबिर हुसैन ने उनके मृत्यु के बाद डायरी शैली में संस्मरण लिखा और संस्मरण का नाम था सांवले सपनों की याद। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनके व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती। प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली का जन्म 12 नवंबर 1896 में हुआ और निधन 20 जून 1987 में हुआ। यहाँ पर छूट गया था जो कि ऊपर भी दिया गया है। उन्होंने फॉल ऑफ स्पैरो नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है जिसमें पक्षियों से संबंधित रोमांचक किस्से हैं। एक गौरैया का गिरना, जो यहाँ पर फॉल ऑफ स्पैरो है और उसका हिंदी में अनुवाद है एक गौरैया का गिरना, जिसका कि अनुवाद नेशनल बुक ट्रस्ट यानी कि NBT द्वारा किया गया है। आगे बात करें तो इसी चैप्टर में DH लॉरेंस का भी जिक्र किया गया है जो कि 20वीं सदी के अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, विशेषकर प्रकृति संबंधी कविताएं। प्रकृति से DH लॉरेंस का गहरा लगाव था और सघन संबंध भी। वे मानते थे कि मानव जाति एक उखड़े हुए महान वृक्ष की भांति है जिसकी जड़ें हवा में फैली हुई हैं। वे यह भी मानते थे कि हमारा प्रकृति की ओर लौटना जरूरी है। तो ये था सालिम अली के जीवन पर आधारित चैप्टर। अगला जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट है और आप सभी के लिए नया भी है और मेरे लिए भी ये नया रहा कि तमाम कवियों को पढ़े हम, तमाम लेखकों को पढ़े, लेकिन यहाँ पर एक चपला देवी नाम की लेखिका हमारे सामने है जो कि द्विवेदी युग की लेखिका है। चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन NCERT ने चपला देवी को यहाँ पर रखा हुआ है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आजादी के आंदोलन को गति दी। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं।
चपला देवी भी उन्हीं में से एक है। लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा परीक्षा के दृष्टिकोण से कि चपला देवी द्विवेदी युग की थी, इतना तो हम याद रख सकते हैं। और उस समय स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, तमाम लेखक इतिहास में दर्ज हो गए, लेकिन चपला देवी का नाम छूट गया। ठीक है, और यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धूधू पंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आजादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला था। तो यहाँ पर एक नई जानकारी आपको मिल रही है। पहला तो देख रहे हैं आपकी 1857 की क्रांति का जिक्र किया गया है, और उसमें धूधू पंत नाना साहब, जिनका धूधू पंत भी नाम है, वास्तविक नाम, ये भी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। उनकी पुत्री थी मैना, और वो स्वाधीनता मतलब कि क्रांति 1857 की क्रांति में वो शामिल रहीं, और अंग्रेजों ने उनको जलाकर मार डाला। बालिका मैना की बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया, और उसका नाम है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, और ये रिपोर्टाज शैली में लिखी गई है। तो ये सब जो भी पॉइंट्स हैं जिनको अंडरलाइन में कर रहा हूँ, वो सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं, उनको ध्यान में रखिए। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये रिपोर्टाज विधा में है। मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, हिंदू पंच के बलिदान अंक से इस पाठ को लिया गया है। इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, हो सकता है कि परीक्षा में पूछ लिया जाए कि नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। यह रिपोर्टाज किस अंक से लिया गया है? तो हिंदू पंच नाम से एक पत्रिका है, उसके बलिदान अंक से इसको लिया गया है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप इस चैप्टर से रखिए। आगे बात करते हैं हम हरिशंकर परसाई का जो निबंध लगा है प्रेमचंद के फटे जूते। तो पहले हम हरिशंकर परसाई पर बात कर लेते हैं। इसके पहले भी हरिशंकर परसाई की एक रचना आई हुई थी, आप लोगों को याद होगा, एनसीईआरटी में इनका चैप्टर लगा हुआ है। हरिशंकर परसाई का जन्म 1900 वो थी बस यात्रा करके थी। ठीक है, आप लोग को रिलेट करके जरूर रखिए, जिसमें इनके 5 मित्र जो हैं वो जा रहे हैं, और बस इनको वयोवृद्ध की तरह लग रही है, तो ध्यान में रखिए। हरिशंकर परसाई, जिनका जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया और कुछ दिनों तक वहां पढ़ाया भी। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, ये इंपॉर्टेंट है। वसुधा का जब भी जिक्र होगा कि कहाँ से निकलती है, जबलपुर से निकलती है, और हरिशंकर परसाई का संबंध इससे था, और वहां से ये जुड़े हुए थे। इनका निधन 1995 ईस्वी में हो गया। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में हरिशंकर परसाई का नाम अग्रणी रूप से लिया जाता है, आप सभी भली भांति परिचित हैं। अगर इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो कुछ रचनाएं हैं, जैसे हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, कहानी संग्रह के तौर पर। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये उपन्यास है। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि रानी नागफनी की कहानी कहानी नहीं है, बल्कि उपन्यास है, इसको ध्यान में रखना है। तट की खोज उपन्यास। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में ये सब क्या है? निबंध संग्रह है। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये व्यंग संग्रह। ये सब उनकी रचनाएं हैं हरिशंकर परसाई की। तो कहानी कौन कौन सी हैं, उपन्यास कौन है, निबंध संग्रह कौन है, और व्यंग संग्रह कौन है, ये सब आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं कि हरिशंकर परसाई ने भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग काफी महत्वपूर्ण हैं, जो कि शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका निभाते हैं। उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया है।
परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु रचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बढ़ जाती है। जो चैप्टर लगा हुआ है प्रेमचंद के फटे जूते, शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन किया है। आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। यानी प्रेमचंद के फटे जूते, जैसे आपने पढ़ा होगा चांद का मुंह टेढ़ा, वैसे ही प्रेमचंद के फटे जूते, इस निबंध के माध्यम से हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के बारे में और रचनाकार के अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन किया है, और इस ओर भी व्यंग किया है कि आज जो लोग दिखावा करते हैं या फिर अवसरवादी हैं उन पर भी व्यंग किया है। और इस निबंध को आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो जरूर ध्यान में रखा होगा कि प्रेमचंद का जो जूता फटा हुआ है वो किस पैर का है। वो बाएं जूते में बड़ा छेद है। ध्यान में रखिए, सवाल पूछा जा सकता है कि किस जूते में बड़ा छेद है, तो बाएं जूते में छेद है और उसका अंगूठा अचानक हरिशंकर परसाई को एक फोटो में दिख जाता है कि प्रेमचंद जो कि इतने बड़े उपन्यासकार कथाकार के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन फोटो में अचानक देखा उन्होंने कि उनका जूता फटा हुआ है और बाएं पैर का जूता फटा है और उसमें बड़ा छेद है, उसमें से अंगूठा दिख रहा है। वे लिखते हैं कि तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। पंक्तियों को आप ध्यान में रखिए, कितनी मारक पंक्तियां हैं। कहते हैं कि तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो। आज भी आप देखिए, अगर किसी का थोड़ा भी कुछ फटा टूटा रहता है तो वो चेंज कर लेता है या फिर उसको एडिट कर देता है, लेकिन यहाँ पर प्रेमचंद जैसा व्यक्तित्व ही है जो कि इस पर बहुत ध्यान नहीं देता है। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसा नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। आप लोग कमेंट्स कर जरूर बता सकते हैं कि प्रेमचंद की जीवनी किन किन नामों से छपी है। आगे वे लिखते हैं, यानी कि हरिशंकर परसाई लिखते हैं, फोटो को देखकर ही उनके मन में तमाम प्रश्न आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं। लिखते हैं कि तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हरिशंकर परसाई प्रेमचंद की कुछ खास रचनाओं और उनके पात्रों के माध्यम से यहाँ पर बात कर रहे हैं। पूछ रहे हैं वो प्रेमचंद के मुस्कुराती हुई तस्वीर से कि तुम्हारा यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले को पस्त कर दे रही है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है तुम्हारे चेहरे पर? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? आगे वो लिखते हैं, क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? एक मंत्र नाम की आप कहानी पढ़े होंगे जिसमें डॉक्टर खेलने जाते हैं और एक बच्चा रहता है जिसको कि सांप काट लिया रहता है, लेकिन उसका इलाज वो नहीं करते हैं और मर जाता है। उसी की तरफ संकेत है, क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। और आप इन संकेतों को पकड़ लिए होंगे कि माधव औरत के कफन किस कहानी की चर्चा कर रहे हैं। तो कहते हैं कि नहीं, मुझे लगता है माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। आगे लिखते हैं, मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया यह मेरी जनता के लेखक, क्या बहुत चक्कर काटते रहे? एक तरीके से प्रेमचंद के ऊपर भी यह व्यंग है कि जनता के लेखक कैसे जूता फट गया तुम्हारा, क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तकादे से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था, उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनहिया घिस गए, बिसर गयो हरिनाम। तो आप देख रहे हैं कि कैसे हरिशंकर परसाई प्रेमचंद के फटे जूते के माध्यम से उन तमाम साहित्यिक रचनाओं के तरफ संकेत कर रहे हैं जो किसी न किसी समस्या को केंद्र में रखकर लिखी गई हैं। और यहाँ पर उन्होंने एक जिक्र किया कुंभन दास का। कुंभन दास के बारे में आपने सुना हुआ कि उनको अकबर ने बुलाया और एक दो बार गए। इसके बाद उन्होंने लिखा कि सीकरी जो जगह है वो कवियों के लिए नहीं है, उनके लिए तो मंदिर ही सब कुछ है। तो उन्होंने लिखा भी कि
सिकरी हमारे लिए नहीं है, आवत जात पनैया घिस गई बिसर गए हो हरि नाम। इस कोटेशन को भी आपने पढ़ा होगा और ये भी कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। आगे बात करते हैं हम महादेवी वर्मा के बारे में। महादेवी वर्मा पर अभी हमने आरोह भाग 2 में ही चर्चा किया था और बहुत कुछ फैक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर वही हैं। तो इसको जल्दी जल्दी से मेन मेन जो फैक्ट्स है उस पर हम बात करेंगे कि इनका जन्म 1907 में हुआ फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में, और इनकी शिक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ की इन्होंने स्थापना की और वहां पर प्राचार्य रहे। लड़कियों की शिक्षा के दृष्टिकोण से इस विद्यापीठ की स्थापना की गई और महादेवी 1987 में इनका निधन हो गया और ये छायावाद की प्रमुख कवियों में से एक थी। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा इनके प्रमुख काव्य संग्रह रहे हैं। कविता के साथ साथ ये गद्य रचनाएं भी लिखती थी जिसमें रेखा चित्र और संस्मरण प्रमुख थे। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं रही हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया। तो ये कुछ खास तथ्य थे महादेवी वर्मा से रिलेटेड जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते रहे। आगे बात करते हैं जो चैप्टर लगा हुआ है मेरे बचपन के दिन। मेरे बचपन के दिन से ही आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये संस्मरणात्मक आत्मकथा टाइप का लग रहा है कि इसमें जो लेखिका है वो अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं, यानी कि इसको स्मृति के सहारे उन्होंने लिखा है जब वो विद्यालय में पढ़ती थी। और इन्होंने एक विद्यालय का खास जिक्र किया है, जब आप मेरे बचपन के दिन पढ़ेंगे, क्राफ्टवेट गर्ल्स कॉलेज, ठीक है, उसमें जब पढ़ती थी तो इनकी कई महिला मित्र भी थी जिसमें कि सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम इन्होंने बताया, जो बिन्ना जेबू निशा का नाम बताया जो कि मराठी में थी, और इनके प्रोफेसर थे मनमोहन वर्मा, ठीक है। और स्त्री दर्पण की चर्चा इन्होंने की है और बताएं कि मेरी माता जो कि जबलपुर में, इनका वैसे तो जन्म जबलपुर में हुआ, बाद में ये इलाहाबाद में रहना शुरू कर दी थी, तो कुछ कुछ ये तथ्य भी हैं। और इन्होंने हरिऔध और श्रीधर पाठक का भी जिक्र किया है कि कैसे इन लोगों से प्रभावित होकर ये कविता के क्षेत्र में आए। तो मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा के बचपन की स्मृतियों का एक संकलन है और जिस विद्यालय में वो पढ़ रही थी उस विद्यालय की भी यादें इसमें उन्होंने स्पष्ट की हैं। अपने जो क्लासमेट्स थे उनके बारे में भी बातचीत की है। लड़कियों के प्रति जो सामाजिक रवैये थे, विद्यालय की सहपाठियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव चित्रण मेरे बचपन के दिन में किया गया है। इसमें एक पत्रिका का इन्होंने जिक्र किया है जिसका नाम है स्त्री दर्पण, जो कि इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी और इसके संपादिका थी रामेश्वरी नेहरू। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर नेहरू शब्द लगा हुआ है, कहीं ना कहीं रामेश्वरी नेहरू का संबंध जवाहरलाल नेहरू परिवार से देखा जा सकता है। हालांकि स्त्री दर्पण की संपादिका कौन है, तो इसको आप रामेश्वरी नेहरू के नाम से याद रखिए, जो कि इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। सन 1909 से 1924 तक एक लगातार प्रकाशित हो रही, इसके बाद ये बंद हो गई। इस पत्रिका में स्त्रियों में व्याप्त अशिक्षा और कुरीतियों के प्रति जागृत पैदा करने का इसका मुख्य उद्देश्य था। स्त्री दर्पण नाम से ही आपको लग रहा है स्त्री समस्याओं को केंद्र में रखकर लिखी गई ये पत्रिका थी जिसका संपादन रामेश्वरी नेहरू करती थी। तो इससे भी प्रभावित रही महादेवी वर्मा। आगे बात करते हैं, अगला जो चैप्टर है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी को भी आपने पीजीटी केवीएस में पढ़ा, ठीक है, और इनकी एक रचना थी शिरीष के फूल। यहाँ पर आपको एक अलग रचना पढ़ना है, तो हम जल्दी से हजारी प्रसाद द्विवेदी के परिचय पर बात कर लेते हैं। 1907 में इनका जन्म हुआ। आरत दुबे का छपरा जो कि बलिया में एक गांव है। उच्च शिक्षा बीएचयू से इनकी हुई। शांति निकेतन में कुछ दिन रहे और फिर बीएचयू और पंजाब विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्यापन कार्य किया। और आपको पिछले लेक्चर में हमने बताया कि डी लीट की उपाधि इनको लखनऊ विश्वविद्यालय से मिली थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध, उपन्यास और निबंध लेखन के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। अगर निबंधों की बात करें तो अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता इत्यादि इनके प्रमुख निबंध रहे हैं। 4 उपन्यास इन्होंने लिखे, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा प्रमुख उपन्यास रहे हैं इनके 4। आलोचना साहित्य, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर प्रसिद्ध आलोचनात्मक किताबें रही हैं। इन्हें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बाद में पद्म भूषण भी दिया गया इनको। तो ये मोटी मोटी जानकारियां थी।
खासतौर से हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। आगे बात करते हैं इनका जो निबंध लगा हुआ है, एक कुत्ता और एक मैना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि केवल प्रेमचंद ही पशुओं को केंद्र में नहीं रखते हैं, बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी पशुओं को केंद्र में रखा, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि एक पशु है कुत्ता और एक पक्षी है मैना। ठीक है, तो इन दोनों को आप ध्यान में रख सकते हैं। इस निबंध में न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित है, बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी है। इस निबंध में रविंद्रनाथ की कविताओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों के सहारे गुरुदेव की संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र तो उकेरे ही गए हैं, पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है। और जब इस निबंध को आप पढ़ेंगे तो उसमें एक नाम आता है श्री निकेतन, और जो मैना है वो सामान्य पक्षी नहीं है, बल्कि एक पैर से विकलांग है। इसमें लिखा गया है कि मैना लंगड़ी मैना है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखें, मैना। और आपने देखा कि इसी लेक्चर में एक जगह मैना का और प्रयोग किया गया है, जो कि चपला देवी का जो चैप्टर रहा है, जिसमें कि नाना साहब की पुत्री का भी नाम है। ठीक है, मैना। तो जोड़कर देखिए एक दूसरे से, तो चीजें जल्दी याद होती हैं, बोरियत महसूस नहीं होती है। तो कुल मिलाकर एक कुत्ता और एक मैना जो ललित निबंध है, वो पशु पक्षियों के प्रति जो मानवीय प्रेम है उसको भी दर्शाता है। और केवल मानवीय प्रेम ही नहीं, बल्कि पशु पक्षियों से जब आप प्रेम करते हैं तो वो भी आपसे प्रेम करते हैं। प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों से वो भी प्रभावित होते हैं, आपके पास आते जाते हैं। तो कुल मिला जुलाकर सभी जीवों से प्रेम की प्रेरणा ये निबंध देता है, एक कुत्ता और एक मैना। तो इस तरीके से हमने क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत जो गद्य खंड लगा था, जिसमें कुल 8 चैप्टर हैं, उन पर हमने बारी बारी से विचार किया, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी विचार किया और सब्जेक्टिव तौर पर भी विचार किया। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा, आपका रिवीजन हुआ होगा। जो बच्चे नहीं पढ़े रहे होंगे उनके दिमाग में क्षितिज भाग 1 गद्य खंड का एक रूप निर्मित हुआ होगा, एक खाका बना होगा, और उनको लग रहा होगा कि अगर हम नहीं भी पढ़ पाते हैं तो इस वीडियो लेक्चर के बहाने भी हम बहुत कुछ जान गए। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा, और जो भी क्वेश्चन हमने बीच में पूछा है उनका भी उत्तर जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।